अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर गर्दिश करती एक वीडियो जिसमें हमने देखा नामवर अदाकारा और गुलकारा फिजा अली एक बात करते हुए वो काफी ज्यादा उन्हें भी ट्रोल किया गया और जिनसे वो मुखातिब थी एक पूरी ईद शो की रिकॉर्डिंग में उन्हें भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। अच्छा, अगर हम बात करें जिनसे मुखातिब थी फिजा अली तो वो नामवर सिंगर हैं और अभी वो एक समाजी कारकुन के तौर पर काम भी कर रहे हैं। और जवाद अहमद साहब की जानिब से जो चीजें हाईलाइट की गई उन पर खवातीन भी काफी सरगर्म हो गई और दूसरी तरफ फिजा अली की तरफ से भी जो वो बोलती चली गई, लोगों ने यही ज्यादा हाईलाइट किया, डिस्कस किया कि फिजा अली को खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या बहस छेड़ चुकी हैं। बात करेंगे आज हम दोनों साइड्स का, बोथ साइड्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में जवाद अहमद साहब ने, जो कि बराबरी पार्टी के चेयरमैन हैं। वेलकम कहते हैं जवाद अहमद साहब आपको। क्या कहना चाहेंगे? हमारा राब्ता मुनक़ता होने की वजह से हम बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जवाद अहमद साहब ने काफी प्लेटफॉर्म्स पर हमने देखा उन्होंने कि फिजा अली के हवाले से उन्होंने कोई ऐसी हार्श स्टेटमेंट दी नहीं, लेकिन फिजा अली की हम अगर बात करें तो उन्होंने ना सिर्फ जवाद अहमद को अंडर डिस्कशन लेकर आई और क्रिटिसाइज किया और काफी सख्त अल्फाजात में क्रिटिसाइज किया, और इसके अलावा जवाद अहमद के अलावा हमने देखा कि फिजा अली ने किस तरह से सुहेल वड़ाइच साहब को भी वो जेरे बहस ले आई और वहां सामने ही फेस टू फेस एक ऐसी जंग छिड़ गई जो शायद मुनासिब नहीं था इतने सीनियर लोगों के साथ इस तरह के मौजू पर बात करना। लेकिन फिजा अली तो बस खान की और बानी पीटीआई की दीवानी बनकर सबसे सर पर वो कफन बांधे, कहते हैं ना, कि सबको एक के बाद एक अपना दुश्मन बनाती चली गई। लेकिन इस मौजू पर काफी ज्यादा डिस्कशन हुई, हमने पॉइंट ऑफ व्यू लिया और जो पॉइंट ऑफ व्यू लेने की बात है वो हमारी कोशिश थी हम बोथ साइड्स का पॉइंट ऑफ व्यू ले। फिजा अली से भी राब्ते हमने करने की कोशिश की, उन्होंने भी बोला कि मैं ऑलरेडी इतनी क्रिटिसिज्म मैं आ चुकी हूं, ऑलरेडी मुझे इतना क्रिटिसाइज कर लिया गया है कि अब मजीद मैं इस क्रिटिसिज्म का हिस्सा नहीं बनूंगी। जवाद अहमद साहब से भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं हम, लगातार इस मौजू को मजीद डिस्कस करेंगे हम कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आखिर फिजा अली की जानिब से जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई वो क्रिएट हरगिज नहीं होनी चाहिए थी। और अगर हम बात करें बोथ साइड्स की तो हर इंसान को लग रहा होता है जिस सिचुएशन में वो खड़ा हुआ है वो सिचुएशन बिल्कुल मुनासिब है और हम बिल्कुल राइट पर हैं, लेकिन ये फैसला करना होता है नेक्स्ट पर्सन ने, जो दो लोगों के अलावा वहां थर्ड पर्सन मौजूद होता है। तो हमारे नजदीक सोशल मीडिया की आवाम ने, सोशल मीडिया हैंडलर्स ने, यूट्यूबर्स ने अच्छा एक रोल प्ले किया दोनों को ट्रोल करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का ही एक वही कैरेक्टर रहा कि वो एक दूसरे पर जो बात कर रहे थे, एक रियासत मदीना की बात कर रही थी जबकि वो एक मॉडल भी रह चुकी हैं और हाल ही में उन्होंने कई गाने भी गाए और ऐसा काम कर रही हैं जो हम कहते हैं कि एक मॉडर्न वर्ल्ड ही एक्सेप्ट कर सकता है। रियासत मदीना में तो उस मामलात को, उन चीज़ों को हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। और जिस तरफ अब पाकिस्तान जा रहा है, रियासत मदीना का तो हमें, मुझे लगता है, वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, हम एंकर्स हैं इंक्लूडिंग, तो हम इस वर्ड को, इस टर्म को यूज ना ही करें तो बेहतर होगा। दूसरी जानिब अगर हम जवाद अहमद साहब की बात करें तो जवाद अहमद साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि रियासत मदीना, जैसा हम हमेशा जवाद अहमद साहब को देखते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, वो बानी पीटीआई के खिलाफ बोलते ही नजर आते हैं। तो ऐसा ही उस ईद शो रिकॉर्डिंग में भी हुआ। मुझे लगता है इसमें जिम्मेदार सभी लोग थे जिन्होंने वो पूरी ईद शो रिकॉर्डिंग क्रिएट की और मसाला भरपूर भरने की कोशिश की, और वो कोशिश कामयाब हुई जब फिजा अली ने सुहेल वड़ाइच साहब के साथ और जवाद अहमद के साथ एक उनकी वीडियोस वायरल हुई और एक बदतमीजी, मैं कहूंगी क्योंकि बदतमीजी के ज़मरे में आता है, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बहुत ज़र्फ की बात की और बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया कि उन्होंने कोई भी ऐसा तल्ख अल्फाज फिजा अली के लिए खास तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। जवाद अहमद साहब, उस टाइम हमने देखा कि जवाद अहमद साहब वो ईद रिकॉर्डिंग छोड़कर भी चले गए, जबकि उनको कहा गया ईद शो की रिकॉर्डिंग यहाँ पर वाइंड अप हो गई है। लेकिन हकीकत यह है कि जवाद अहमद साहब से माजरत करके कि थैंक यू सो मच आप आए, उन्होंने दोबारा ईद शो की रिकॉर्डिंग जवाद अहमद साहब के बगैर शुरू की, क्योंकि फिजा अली इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि वो जवाद अहमद के साथ उस ईद शो की रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू करें। इसी के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपनी होस्ट को याद रखिएगा, अभी हम दोबारा हाजिर हो रहे हैं। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। नाजरीन, जिस मौजू पर हम बात कर रहे थे उस मौजू पर जवाद अहमद साहब ने उस मौजू पर बात करना मुनासिब नहीं समझा।
फिजा अली साहिबा ने भी उस मौजू पर बात करना मुनासिब नहीं समझा। अगले मौजू पर बढ़ते हैं। हमने आज के दिन 27 जून 2025 हमने देखा कि एक मूवी जो पूरी दुनिया में रिलीज हुई और सिर्फ भारत ने उस मूवी का बायकॉट किया। और बायकॉट करने की वजह क्या थी? पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर। अगर हम बात करें इस मूवी की मेकिंग की, तो मेकिंग का प्रोसेस जो पाक भारत कशीदगी का जो माजी का दौर रहा और स्टिल चल रहा है, इस कशीदगी के दौर से पहले इस मूवी की कास्ट डन हुई और फिर कास्टिंग करने के बाद इस मूवी को प्रोसेस किया गया, इसकी पूरी शूट्स चले। लेकिन उस दौरान पाक भारत ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। दिलजीत दोसांझ की मूवी सरदार जी 3 रिलीज होने पर, जो कि पूरी दुनिया में रिलीज हुई लेकिन भारत में रिलीज नहीं हुई, इस पर हम बात करेंगे। मुसन्निफ हैं और राइटर हैं नासिर अदीब साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहते हैं सर आपको। क्या कहना चाहेंगे? आपके नजदीक आर्टिस्ट की कोई बाउंड्रीज हैं? क्या कहेंगे सिर्फ भारत में हानिया आमिर होने की वजह से ये मूवी रिलीज नहीं हो रही, इस पर आपकी क्या राय है? ये जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो बाउंड्री का मोहताज नहीं होता। उसकी सोच और उसका चेहरा दोनों जो होते हैं इंटरनेशनल होते हैं, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ किसी मुल्क में। और जब इस किस्म की सूरत हाल हो जाती है तो आप देखें दो ही चीजें हैं, या तो भारत को नफरत है पाकिस्तान के आर्टिस्टों से और उसकी तासब है कि हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते, या इन आर्टिस्टों से खौफ ज्यादा है। वो दोनों सूरतों में पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान का जरा बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते हिंदुस्तान की फिल्में रिलीज होती हैं, हम उनको वेलकम करते और देखते हैं। काश भारत की भी यही सोच हो जाए और वो सीने से लगाना शुरू करे फनकारों को और आर्टिस्टों को, क्योंकि यही वो चीज है जो फासलों को कम कर सकती है। और यही वो फनकार है जो मोहब्बत को बढ़ाते हैं, जो तल्लकात को बढ़ाते हैं, रवाबत को बढ़ाते हैं, रसूमात को बढ़ाते हैं, कल्चर को बढ़ाते हैं। तो पूरी दुनिया जो है इससे फायदा उठाती है, लेकिन भारत की एक मखसूस सोच इस वक्त हिंदुस्तान के लिए ही बात शर्म नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया जो है इस पर थू थू करेगी कि ये जो कुछ हुआ ये गलत हुआ। अच्छा, अगर हम बात करें भारत में जितने भी पाकिस्तानी अदाकाराओं ने या सिंगर्स ने काम किया है, उनको हमेशा तनकीद का निशाना बनाया गया है। लेकिन जिस सिचुएशन में हानिया आमिर ने भारत में काम किया, भारतीय फिल्म में काम किया, उस सिचुएशन में हानिया आमिर को बहुत ज्यादा पज़िराई मिल रही है, फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। इस पर आप क्या राय देंगे? ये खुशकिस्मती है हानिया आमिर की, मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उसको ये इज्जत दी। और आप यकीन करें मेरी 3 अपनी फिल्में जो हैं इसलिए ज़ेरे अल्तवा है कि उसका राइटर मैं हूँ, जो पंजाब में बनने वाली है। तो हम भी सब्र कर रहे हैं। तो ये जो चीज है इसका मुकाबला हिंदुस्तान कर नहीं सकेगा। एक हानिया आमिर नहीं, कई हानिया आमिर आएंगे इसके बाद इस दीवार को तोड़ने के लिए, और हिंदुस्तान को आखिरकार ये दीवार तोड़नी पड़ेगी। सर, आपने अपनी मूवीज का भी जिक्र किया, तस्करा किया कि वो भी अभी वेट में है। ये तो मैंने इकबाल ढिल्लू के लिए एक फिल्म लिखी, एक मैंने दर्शन सिंह बगा के लिए फिल्म लिखी, एक मैंने DP अर्शी के लिए फिल्म लिखी। तीनों फिल्म इसलिए रोक दी गई कि उनका राइटर नासिर अदीब है। इतना तसब और इतना जुल्म जो है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये नासिर अदीब से कोई जाती दुश्मनी के बाइस या सिर्फ पाकिस्तानी होने की वजह से भारतीय अवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी, भारतीय लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे? भारतीय अवाम तो मुझे फोन आते हैं, आप यकीन करें, भारतीय अवाम आज भी द लेजेंड ऑफ मौला जट की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। और 3 दफा फिल्म रिलीज हुई, डेट दी गई और 3 दफा नहीं रिलीज होने दी। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि वो हमारी फिल्मों से भी खायफ है और हमसे भी खायफ है। और इंशाल्लाह ताला खायफ रहेगा, हम हर मैदान में जीतेंगे, खा वो फन की बात हो, खा वो जंग की बात हो। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से क्या पैगाम देंगे? फिल्म इंडस्ट्री के मौजूदा सूरत हाल पर हाल ही में हमने देखा माहिरा खान की फिल्म रिलीज हुई और काफी अच्छी गई, अवाम ने और लोगों ने जो उम्मीद लगाई थी उससे ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा मिला, उम्मीद से ज्यादा नवाजा गया। क्या कहेंगे फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, माहिरा खान की मूवी के हवाले से? देखिए जी, माहिरा खान और हुमायूं सईद और नदीम बेग, ये जो एक तिकोन है, ये हम देखिए इससे पहले 4 सुपरहिट फिल्में नदीम बेग की हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। और मैं समझता हूँ जरा ना तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथी, और मैं तो कभी मायूस नहीं हुआ। इंशाल्लाह पाकिस्तान से इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा और जरूर होगा। हुकूमत भी कोशिश कर रही है और प्रोड्यूसरों को ग्रांट भी दे रही है और स्टूडियो भी बना रही है, लैब भी बना रही है। मैं समझता हूँ कि आने वाला जो साल है
हम बहुत आगे खड़े होंगे। अगर हम बात करें नासिर अदीब साहब, अगर हम बात करें मौजूदा हुकूमत की, तो मौजूदा हुकूमत ने बजट में भी फिल्म इंडस्ट्री को काफी रिलीफ से नवाजा है, तो ये रिलीफ हमें किस सूरत में नजर आएगा? 7 अरब रुपया रखा है उन्होंने। इसमें लैब है, इसमें कैमरे में है, इसमें पोस्ट प्रोडक्शन के लिए काम है, इसमें स्टूडियो की तामीर है, इसमें फनकारों के लिए कॉलोनी के भी है, और 2 अरब रुपया जो है वो मुस्तक प्रोड्यूसरों को दिया जाएगा और ग्रांट दी जाएगी ताकि वो फिल्में शुरू करें। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, मैंने बताया कि अगला साल जो है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत आगे देखेगा। आपको लगता है 7 अरब फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो एक बजट मखसूस हुआ है, ये मुनासिब है, ये ठीक है और इनफ है फिल्म इंडस्ट्री के लिए? नहीं, ये इनफ तो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ना होने से तो ये बहुत बेहतर है। ठीक है, बहुत बेहतर है। 2 अरब रुपया अगर मिलेगा कम अज कम, मैं समझता हूँ कम अज कम 20-25 फिल्में प्रोड्यूसर शुरू कर लेंगे। अगर हम बात करें साबिक गवर्नमेंट की, जितनी भी साबिका हुकूमतें गुजरी हैं, तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस? ये ज्यादा प्रमोट कर रही है, और ये उसकी खुश नसीबी है। उसको पता लग गया है कि फिल्म एक ऐसा मीडिया है जिससे सोच बदली जा सकती है। ठीक है। दुनिया में जितने रहनुमा है, जितने पैगंबर आए, उन्होंने एक ही काम किया, उन्होंने कौम की सोच बदली। जब सोच बदलती है तो कौम का किरदार बदलता है, किरदार बदलता है तो कौम बन जाती है। तो ये काम फिल्म इंडस्ट्री से वो लेना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हानिया आमिर की फिल्म के हवाले से देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन पर खुश हूँ कि उन्होंने फिल्म देखी है और इस चीज को नजरअंदाज करके देखी है कि हानिया आमिर के साथ दिलजीत दोसांझ है। हम वो तसब का शिकार नहीं, ये हमारे आला ज़र्फ़ का सबूत है। और मैं बहुत खुश हूँ अपने ऑडियंस पर कि वो अच्छी चीज को पसंद कर रहे हैं, और अच्छी चीज हम वो पसंद करते रहेंगे, हम उनके लिए अच्छी फिल्में इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच नासिर अदीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, हमारे साथ नासिर अदीब साहब मौजूद थे, जिन्होंने हमें बताया कि हानिया आमिर का इस फिल्म में होना, ये सिर्फ एक हानिया आमिर नहीं है, बल्कि भारतीय अवाम, पाकिस्तानी अवाम से और पाकिस्तानी अवाम के अलावा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी नाम हैं, उन सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उन्हें देखना चाहती है। नासिर अदीब साहब ने अपना भी एक्सपीरियंस बताया। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।